कई जगहों पर तो नेता जानबूझ करके शिक्षा को अविकसित ही रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर जनता पढ़ लिख गई तो उन नेताओं को वोट नहीं देगी। ये सब तो आप जानते ही हो। चुनावों के आसपास शराब के जखीरे बरामद होते हैं, तो वोटर को पकड़ने के लिए फिर सोशल मीडिया का अद्भुत इस्तेमाल होता है। और एक बहुत शिक्षित आदमी हो, लोकतंत्र भी उसको पसंद नहीं करता। लोकतंत्र माने नेता लोग, पार्टियां। सामाजिक मूल्य हैं वो कुछ ऐसे बन गए हैं कि हमारे पूरे दिनचर्या में टीवी देखने का समय होता है, सोशल मीडिया का समय होता है, हर चीज़ का समय होता है, ज्ञान का कोई समय नहीं होता है। आप देख नहीं रहे हो दुनिया में दौर कैसा चल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं वही चुने जा रहे हैं। वो झूठी जानकारी ऐसे ही थोड़ी फैलाई जा रही है। आज दो चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इतिहास में पहले नहीं हुई थी कभी। वाइब मैच कराओ, वाइब। जैसे फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो रेजोनेंस होती है, वैसे वाइब। वाइब माने वाइब्रेशन ही होता है। वो तो उनको भी नहीं पता। नमस्ते सर। पिछले कुछ समय से मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और वहाँ पे 3 मुख्य चीज़ों के बारे में भारत को रैंकिंग दी गई थी। उसमें पहला था डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, फिर था शिक्षा और उसके बाद था मीडिया, जो प्रेस फ्रीडम जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में। तो वो मैं कुछ डेटा आपके सामने पहले रखना चाहूँगा। डेमोक्रेसी को लेकर बीडेम डेमोक्रेसी इंडेक्स निकालता है हर साल। तो 2021 में उन्होंने भारत को इस इंडेक्स में 108 रैंकिंग दी थी और अदर भारत को एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी डिक्लेयर किया था। 108 लगभग कितने देशों में? 180 देशों में जी। ये किस साल का बोला? 2021 जी। और इसके बाद एक ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट होती है। वहाँ पे भी जो भारत का डेमोक्रेटिक इंडेक्स था वो 0.69 उन्होंने बताया, और ये एक्चुअली उस टाइम के इंडेक्स के बराबर है जिस टाइम भारत में इमरजेंसी हुआ करती थी, 1975 के आसपास। और आगे अगर हम देखेंगे तो इसी में जो इकोनॉमिस्ट एक पत्रिका है, जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, वो भी अपना एक डेमोक्रेसी इंडेक्स निकालते हैं। आज ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। उन्होंने भारत को रैंकिंग 41 दी है, जो कि अच्छी है, पर उन्होंने भारत को एक फ्लॉड डेमोक्रेसी बोला है। साथ में जो लिबरल सिविल लिबर्टीज़ होती हैं उसमें भारत को उन्होंने स्कोर दिया 5.22, जो कि एक्चुअली बराबर है घाना और जो अफ्रीकन देश हैं उनके बराबर, जो काफ़ी कम है। और इसके बाद यदि मैं एजुकेशन पे आऊँ, शिक्षा पे आऊँ, तो कुछ ही दिनों पहले आपके सामने जिक्र किया था हमने, एक असर करके रिपोर्ट होती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की। और वहाँ पे यदि देखा जाए तो कहा कहते हैं कि मैं कुछ डेटा वहाँ से ही बताता हूँ। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट में खास बात यह है कि भारत के 34,000 बच्चों का उन्होंने एक सर्वेक्षण लिया था, और ये सारे ही बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के थे और रूरल इंडिया से थे। वहाँ इन्होंने रिपोर्ट इसलिए करी क्योंकि 70% जो स्टूडेंट्स हैं भारत के वो आज भी गवर्नमेंट कहते हैं स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो वहाँ उन्होंने कुछ डेटा ऐसे बताया था कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के 26% बच्चे क्लास 2, कक्षा 2 का भी टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि 36% बच्चे ऐसे थे जो सब्सट्रैक्शन का प्रॉब्लम, माइनस नहीं कर पा रहे थे नंबर्स को। 56% बच्चे ऐसे थे जो डिवीजन नहीं कर पा रहे थे, और 63% बच्चे ऐसे थे जो इंटरेस्ट तक कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 9 से लेकर 12 तक के बच्चों की। और इसी तरह से आगे यदि हम देखें तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है भारत में, तो वहाँ पे भारत 180 देशों में 161 आता है। और जैसे अक्सर ऐसा होता है कि हम भारत की रैंकिंग को अपने आसपास के नेबर्स से कंपेयर करते हैं, तो हमारे जो नेबर्स हैं यदि उनको मैं देखूं तो वो भूटान फॉर एग्जांपल 180 में से 90 पे आता है, श्रीलंका 135 पे आता है, पाकिस्तान 150 पे आता है, और अफगानिस्तान 152 पे आता है, और भारत 161 पे आता है। इसके अलावा एक रीसेंट सर्वे मुझे और मिला था करप्शन के ऊपर, तो वहाँ पे भी जो भारत की रैंकिंग है वो पिछले कुछ सालों में गिरी है, और इस वक्त तो 180 में से 93 नंबर पे भारत आता है। तो सारे जो सूचकांक हैं या फिर इंडेक्सेस या इंडाइसेस हम जिन्हें कहते हैं, ये मतलब हमसे मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, हम इनसे कैसे समझें? ये जितनी बातें बोल रहे हो इनमें सबसे केंद्रीय वो शिक्षा वाली बात है। तो चाहे फ्लॉड डेमोक्रेसी वाली बात हो कि डेमोक्रेटिक आउटलुक, एनवायरनमेंट और फ्रीडम में भारत कहाँ पर आता है, चाहे मीडिया प्रेस की फ्रीडम की बात हो जिसमें 161वां स्थान बताया 180 देशों में, 161 आउट ऑफ 180।
वो सब के सब गिरे इसीलिए हुए हैं क्योंकि शिक्षा गिरी हुई है। तो इन सारे आंकड़ों में जो सेंट्रल है, केंद्रीय है, वो शिक्षा का आंकड़ा है। जो ASER रिपोर्ट है ना, वो हर भारतीय को पढ़नी चाहिए। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। हम जब लोकतंत्र के स्तंभों की बात करते हैं तो उसमें हम प्रेस मीडिया को भी गिन लेते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय स्तंभ है उसकी हम कभी नहीं बात करते। वो क्या है? शिक्षा। अशिक्षित लोकतंत्र बहुत खतरनाक बात होती है। डेमोक्रेसी का मतलब यही नहीं होता कि आपको वोट डालने का अधिकार है। डेमोक्रेसी का मतलब होना चाहिए कि राज्य की, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वोट डालने वालों को शिक्षित करे ताकि वो वोट डाल सके। बिना शिक्षा के तो लोकतंत्र बहुत घातक भी हो सकता है। बिना शिक्षा के लोकतंत्र उन्हीं के लिए घातक हो जाएगा जो उस लोकतंत्र के वासी हैं। एक बात पे आप गौर नहीं करते होगे, जो ये पूरी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है ये वोट पर चलती है ना। वो कई तरीके के उसमें इलेक्टोरल सिस्टम्स होते हैं, पर सब में जो आम जनता होती है उसके वोट की अहमियत होती है। वो कई तरह से वोट डालती है, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट, पर सरकार बनती या बिगड़ती तो आम आदमी के वोट से ही है। अब जिन्हें सरकार बनानी है वो आम आदमी का वोट चाहेंगे, ये लोकतंत्र की शर्त है एक। मुझे आपका वोट चाहिए, मुझे आपका वोट चाहिए। एक तरीके से मैं दुकानदार हूँ जो कुछ माल आपको बेचना चाहता है, आप ग्राहक हैं, मुझे आपका पैसा चाहिए। यही तो बात हुई ना। राजनेता आके वादे करते हैं, देखो मैं माल हूँ, मुझे खरीद लो, मैं इतने इतने तरीके के तुमको मुनाफे दूंगा, फायदे दूंगा, और बदले में ग्राहक से मांगा जाता है पैसा और मतदाता से मांगा जाता है वोट। और वोट के लिए उसको तरीके तरीके की बातें बताई जाती हैं। कौन सी बात किसी को मनवाना सबसे आसान होता है बताओ? कौन सी चीज है जिस पर कोई बहुत आसानी से राजी हो जाएगा? कौन सी बात है जिसको मन मानने को तुरंत तैयार हो जाता है? जिसमें लालच हो, जिसमें अपना 2 कौड़ी का मुनाफा दिखता हो, वो बात हम मानने को तैयार हो जाते हैं, है ना। ये मनुष्य की प्रकृति है। तो आप अगर किसी के भीतर बिल्कुल ओछे किस्म के ख्याल डाल दो तो ज्यादा आसान हो जाता है उसको अपने पक्ष में करना। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप लोग यहां बैठे हुए हो, अभी ये छोड़ दीजिए कि आपका मेरा रिश्ता क्या है। एक साधारण स्थिति ले लीजिए कि आप यहाँ बैठे हुए हो और मैं मान लीजिए कोई दुकानदार हूँ या कोई व्यक्ति हूँ साधारण। मैं आपको बोलता हूँ आओ दावत दे रहा हूँ, आओ दावत दे रहा हूँ, और दावत में मैं तुमको बिल्कुल एकदम लजीज जायकेदार खाना खिलाऊंगा। अब वो जो लजीज जायकेदार खाना वो गरिष्ठ है, वो तामसिक है, वो सेहत खराब करेगा, आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, आपका रक्तचाप बढ़ सकता है, आपकी शक्कर बढ़ सकती है, आप मधुमेह के रोगी हैं, आपको 100 और तरीके की गठिया की पता नहीं क्या क्या और बीमारियां पैदा हो सकती हैं। पर मैं आपको कहूँ मेरे साथ उधर आइए और दुनिया भर का मैं आपको लज्जतदार खाना खिलाऊंगा। आप में से कितने लोग मेरे साथ आएंगे? अभी रुकिएगा। और इसी के विपरीत मैं आपसे कहूँगा मेरे साथ इधर आइए, मैं उपवास कर रहा हूँ और उपवास से इतने इतने तरीके के फायदे होते हैं सेहत को। आप सब मेरे साथ उपवास करिए, आइए इधर आइए, आइए इधर आइए। कितने लोग उधर जाएंगे, कितने लोग इधर आएंगे? सब सब उधर ही चले जाएंगे ना।
तो मुझे आपका वोट चाहिए अगर, तो मैं आपको क्या दिखाऊंगा? वो सब चीजें दिखाऊंगा जो आपको लुभाएंगी तो, पर आपको नुकसान पूरा देंगी, है ना। और अगर मैं बहुत सत्य का सूरमा बनूं और आपसे कहूं नहीं मैं तुम्हें सत्य दूंगा, आओ मेरे साथ उपवास करो क्योंकि उपवास तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है, तो आप में से 2 लोग भी मेरे साथ नहीं आएंगे, मुझे 2 वोट भी नहीं मिलेंगे। अब आपको मैं उधर ले जाऊंगा, आपसे मैं माल ले लूंगा, आपका वोट, और बदले में मैंने आपको क्या दे दिया? मैंने आपको अपच दे दिया, खट्टी डकार दे दी। अगले दिन आपको पता चलेगा आप कोमा में जा रहे हैं क्योंकि आपका शुगर बढ़ गया है, किसी का दिल ज्यादा धड़क रहा है, किसी को कुछ और हो रहा है। आप दोनों तरफ से लुटे ना, आपका वोट भी चला गया, आपकी सेहत भी चली गई। इससे तो कहीं बेहतर होता आपके लिए कि आपके पास लोकतंत्र होता ही नहीं। सोचो लोकतंत्र ने आपको क्या किया, लोकतंत्र ने आपको शिकार बना दिया ऐसे दुकानदारों का जो आपका वोट लेने के लिए आपकी जिंदगी में जहर घोल देते हैं। और ये दुनिया भर में होता है, भारत भर की बात नहीं है और आज की बात नहीं है, लोकतंत्र की स्थापना के समय से ऐसा है कि एक आम आदमी के मन को और बर्बाद करा जाता है उसकी वोट की खातिर, बल्कि अगर उसके पास वोट नहीं होता तो उसे इतना बर्बाद नहीं किया जाता। लेकिन अगर वोट नहीं होता तो खतरा दूसरा था, खतरा फिर तानाशाही का होता है। तब खतरा ये होता है कि कोई भी ताकत के दम पर या धोखाधड़ी करके कुछ करके तानाशाह बन बैठा, तब ये खतरा होता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो समझदार नहीं है वो लोकतंत्र में बहुत ठगा जाता है। कभी उसको 2 कौड़ी की कुछ मुफ्त की चीजें दे दी जाती हैं, 500-500 रुपए पे वोट बिक रहे हैं। ये सब तो आप जानते ही हो, चुनावों के आसपास शराब के जखीरे बरामद होते हैं, नोटों की गड्डियां बरामद होती हैं, वो भी सस्ती शराब। कई बार तो वही शराब पी के लोग मर भी जाते हैं। वो ना मरते अगर वो वोट न डाल रहे होते तो। आम आदमी को मुफ्तखोरी की गंदी आदत लगा दी जाती है यही चुनावों के कारण। वो गंदी आदत उसे न लगती अगर उसके पास वोट देने का हक ना होता। आम आदमी में तरह तरह की विषैली विचारधाराएं प्रविष्ट करा दी जाती हैं। कभी उसको जातिवादी बना देते हैं, कभी उसको सांप्रदायिक बना देते हैं, कभी उसमें धार्मिक कट्टरता डाल देते हैं, कभी उसमें क्षेत्रवाद डाल देते हैं, कभी उसमें भाषा को लेकर के जहर घोल देते हैं। ये सब उसके साथ ना हुई होती आफतें अगर उसके पास वोट नहीं होता। तो वोट आपको जब भी मिले साथ में शिक्षा जरूर मिले, नहीं तो वोट का अधिकार बड़ा महंगा पड़ जाता है। जिसके पास वोट है पर शिक्षा नहीं है, वो समझ लो ऐसा है कि जैसे कि कोई बतख या खरगोश, कि जिसके पास कोमल कोमल मांस है पर अपनी रक्षा करने के लिए पैने पंजे नहीं है। बतख अपनी रक्षा कैसे कर लेगी? न बहुत भाग पाती, न बहुत उड़ पाती। खरगोश भी एक सीमा तक ही भागेगा, आप उसको जाल वाल बिछा के पकड़ ही लोगे, और एक बार पकड़ लिया तो उसके पास कुछ नहीं है अपने आप को बचाने को। हाँ, मांस उसके पास बहुत सारा है। तो जो आम मतदाता होता है उसके पास मांस होता है, पंजे नहीं होते। पंजा क्या है? शिक्षा। जब भी आपको मत मिले साथ में आपको शिक्षा जरूर मिले, नहीं तो आप बहुत लूटे जाओगे और आप बर्बाद हो जाओगे। और दुनिया भर के वो क्षेत्र जहां शिक्षा नहीं है पर लोकतंत्र है, वहां ये हमको देखने को मिल रहा है। वहां की जनता का मानसिक बौद्धिक स्तर नेताओं द्वारा जानबूझकर गिराया जाता है। कई जगहों पर तो नेता जानबूझ करके शिक्षा को अविकसित ही रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर जनता पढ़ लिख गई तो उन नेताओं को वोट नहीं देगी। ऐसा भी हुआ है। जनता पढ़ लिख गई तो नेताओं को वोट ना दे।
जिस किसी के हाथ में वोट दो उसके हाथ में पहले कागज कलम और किताब जरूर होनी चाहिए। कागज कलम किताब नहीं दी, वोट दे दिया, ये आदमी अब बहुत लुटेगा, ये लुटता ही जाएगा जिंदगी भर। चारों तरफ से नेता लोग आएंगे और इसका वोट पाने के लिए इसके भीतर पता नहीं कैसा कैसा जहर घोलते जाएंगे। आप समझ रहे हो ना बात को? और अशिक्षित आदमी का ऐसा है कि उसको समझ में ही नहीं आता कि सच क्या है झूठ क्या है। अब तो दुनिया भर में डेटा की क्रांति जब से हुई है, वोट लेने का सबसे सुनिश्चित तरीका होता है मिस इन्फॉर्मेशन। और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार बनाना उतना आसान हो जाता है। आप जो सब रिपोर्ट्स कोट कर रहे हो उसमें एक रिपोर्ट आपको और कोट करनी चाहिए थी कि एक मिस इन्फॉर्मेशन इंडेक्स भी होता है, और जिसमें दुनिया भर में भारत अव्वल नंबर पे, पहले नंबर पे है। भारत में जितनी झूठी जानकारी टीवी और सोशल मीडिया वगैरह पर फ्लोट होती है उतनी दुनिया में कहीं और नहीं होती। ये लोकतंत्र का उपहार है। वो झूठी जानकारी ऐसे ही थोड़ी फैलाई जा रही है। वो झूठी जानकारी सब दल अपने अपने स्वार्थों के लिए फैलाते हैं। उस झूठी जानकारी से सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? उसी वोटर का जिसकी वोट की खातिर ये सब करा जा रहा है। खरगोश बोले, बतख बोले, इससे अच्छा तो मेरे पास मांस होता ही नहीं। अगर मेरे पास मांस नहीं होता तो मैं कटता भी नहीं। वोटर कट ही इसीलिए रहा है क्योंकि उसके पास वोट है। बतख कट ही इसीलिए रही क्योंकि उसके पास मांस है। उसको वोट दो तो पहले उसको शिक्षा भी तो दो, नहीं तो हमने तो उसको दुनिया का शिकार बनने के लिए छोड़ दिया। समझ में आ रही है बात? भाई किसी का अगर वोट चाहिए तो बहुत आसान है उसका वोट लेना, उसको गिरा करके आदमी को। आप सब मुझे वोट दे दोगे अगर मैं अभी आपको दावत दे दूं तो, और आप कोई मुझे वोट ना दो, मैं अगर आपको अभी कहूं आओ साथ बैठ करके व्रत उपवास करेंगे। जितनी गिरी हुई चीज भेंट करोगे जनता को वो उतना ज्यादा तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। और जनता सिर्फ तब नहीं गिरती जब जनता शिक्षित होती है। जहां शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा वहां लोकतंत्र उतना गहरा होगा। हमारा तो सचमुच एक फ्लॉड लोकतंत्र ही है क्योंकि शिक्षा नहीं है ना। अब कहने को तो हम कहते हैं भारत में भी साक्षरता दर 70-75% जा रही है, पर अभी आप ही उद्धृत कर रहे थे कि यहाँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले भी 2 और 2 4 नहीं कर पाते। हाँ, कक्षा 2 की गणित कक्षा 10 वाले नहीं हल कर पा रहे। कक्षा 5 की अंग्रेजी कक्षा 12 वाले नहीं पढ़ पा रहे। पर बहुत सारे कक्षा 12 वालों को मतदान का अधिकार मिल जाता है। अब राजनेता इनको बुद्धू बनाएंगे ना, और इनको मूर्ख बना के अपना उल्लू सीधा करेंगे। ये मारा गया ना लड़का या लड़की जो भी है, लड़कियां ज्यादा मारी जाएंगी क्योंकि उनमें शिक्षा का स्तर और भी शोचनीय है। समझ में आ रही है बात? एक बस्ती है गरीबों की, अशिक्षित गरीबों की, कितना उनके साथ गलत हुआ है ना कि उनको शिक्षा नहीं मिली पर मत मिल गया, वोट मिल गया। और भारत में तो लगातार चुनाव होते ही रहते हैं। कभी ये चुनाव, छोटा चुनाव, बड़ा चुनाव, राज्य का चुनाव, केंद्र का चुनाव, फलानी कमेटी का चुनाव, पंचायत का चुनाव, एकदम छोटे से छोटे लेके निगमों का चुनाव, बड़े से बड़े चुनाव यहाँ चलते ही रहते हैं। और बार बार उस गरीब बस्ती में गरीबों के पास वोटों के सौदागर जाएंगे और उन गरीबों को और ज्यादा जहर पिला करके आ जाएंगे। और अशिक्षित मन का ऐसा होता है कि उसको जहर पिलाओ तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। मैं कह तो रहा हूं आइए उधर दावत दे रहा हूं, उस दावत में आपको बिल्कुल स्वादिष्ट जहर परोसूंगा और आप बिल्कुल आ जाएंगे उस दावत में। और भारत के बेचारे सब हमारे अशिक्षित गरीब ये चुनाव के पहले सब स्वादिष्ट दावतों का न्योता पाते हैं, शरीक हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि क्या दावत थी। वो ये नहीं जानते कि उस दावत में उनको जहर परोसा गया था।
लोकतंत्र ने भारतीय मन को बहुत बर्बाद कर दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पहले भी पूछा है, दोबारा पूछता हूं, बहुत अजीब लगेगा। कुछ लोग मुझ पर आक्षेप कर सकते हैं कि ये तो लोकतंत्र के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं लोकतंत्र के खिलाफ नहीं बात कर रहा, मैं शिक्षा के पक्ष में बात कर रहा हूं। इन दोनों बातों में अंतर करना सीखिए। मैं कह रहा हूं लोकतंत्र आप लाए हो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझो कि शिक्षा लानी चाहिए, बहुत पहले ले आनी चाहिए थी शिक्षा। तो मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा सोच समझ के। भारत में जब मैं कहता हूं कि पिछली शताब्दी के महापुरुषों की गणना करो, पिछली शताब्दी में मैं कहूं कि 50 महापुरुष मुझे बताओ पिछली शताब्दी के, तो 1950 से पहले कितने बताओगे और 1950 से कितने बताओगे? मैं आपसे कहूं मुझे भारत के 100 या 50 महापुरुषों के नाम बताइए, तो पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध के कितने बताओगे और पूर्वार्ध के कितने बताओगे? 47 से पहले वाले कितने, 47 के बाद वाले कितने? 47 माने आजादी, कितने होंगे? 90% महापुरुष आप आजादी से पहले के बताओगे, और आजादी के बाद के आप बहुत गिने चुने नाम 2-4 बोल पाओगे। कोई जेपी बोल देगा, कोई लोहिया बोल देगा, कोई 2-4 नाम और बोल देगा। ऐसा क्या हो गया कि 1900 से लेकर 1947 तक महापुरुषों की वर्षा हो रही थी इस देश में, और 1947 के बाद से शताब्दी के अंत तक अकाल पड़ गया महापुरुषों का? ऐसा क्या हो गया? सोचना क्या हो गया? तब आम आदमी को साफ दिखाई पड़ता था हाँ, कि वो जो सत्ता की ऊंचाइयां हैं उन पर हमारा शोषक बैठा हुआ है और वो हमसे सीधे मुंह बात नहीं करता। डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। तो आम आदमी में रोष उठता था कि वो जो सत्ता में ऊपर बैठा हुआ है उसने मेरी आजादी छीन रखी है और वो मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, बदतमीजी करता है। 47 के बाद क्या हुआ और जो आज तक चल रहा है वो क्या है कि वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो है तो आज भी अंग्रेजी। ये हर लोकतंत्र में हुआ है। 47 के बाद क्या हुआ कि वो जो ऊपर बैठा है वो अंग्रेज है, लेकिन आपको ये लगने लगा है कि उसको मैंने वहां बैठाया है, तो आपके भीतर जो विद्रोह और क्रांति का भाव था वो मर गया। शोषण 47 से पहले वाला भी कर रहा था, शोषण 47 के बाद वाला भी कर रहा है, लेकिन 47 से पहले दिखाई पड़ता था कि वो शोषण कर रहा है। तो भारत में इतने महापुरुष पैदा हुए, वो सब के सब महापुरुष विद्रोही थे। विद्रोह के कारण ही पैदा हुए, क्योंकि तब स्पष्ट पता चलता था कि ऊपर अंग्रेज बैठा है, वो दमन कर रहा है, तो फिर क्रांति उठती थी और उसी क्रांति से महानता उठती है। अब हमें लगता है कि अब तो लोकतंत्र है, मैंने ही तो उसको चुना है, वो जो सब ऊपर बैठे हुए हैं, विधायिका मेरी है, सांसद मेरे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सब मंत्री सब मेरे ही हैं, मैंने ही तो चयन किया। और चुनाव के समय वो सब आके लल्लो चप्पो करते भी हैं, तो आपको लगता है मैं तो हो ही गया महान, अब क्रांति की क्या जरूरत है। देखो ना कि 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और चारों मेरे घर के चक्कर लगा रहे हैं, तो मैं क्रांति क्यों करूं? और चारों आके बोल रहे हैं अरे जनता जनार्दन, वोटर ही तो राजा है। तो अब काहे के लिए कोई विद्रोही उठेगा? सन 1920 में एक जवान आदमी था, वो क्या देख रहा था कि जो सत्ताधीश है वो सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करता, वो मुझे जूते के नीचे रखता है। तो चेतना फिर रौद्र रूप धारण करती थी, क्रांति होती थी। आज क्या होता है? आज भी जो ऊपर बैठा है वो आपको 2 कौड़ी का नहीं गिनता, लेकिन चुनाव के वक्त एक के बाद एक आपके घर के आगे उम्मीदवार चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। तो वोटर को क्या लगता है कि कोई दमन नहीं हो रहा और मैं ही राजा हूं, दरिद्र नारायण हो गया मैं ही तो राजा हूं, देखो मेरे वोट से सरकारें बनती हैं, गिरती हैं। तो अब ना कोई विरोध है, ना कोई क्रांति है और ना कोई महानता है। वरना ऐसा कैसे हो जाएगा कि सारे महापुरुष 1947 के पहले थे, उसके बाद अकाल पड़ा हुआ है, दुर्भिक्ष कैसे हो गया? बात समझ में आ रही है? शिक्षा नहीं है, वोट है हाथ में। और भारत में भी जिन राज्यों में शिक्षा बहुत कम है और वोट बहुत ज्यादा है, माने जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वहां सबसे ज्यादा स्थिति बदहाल होगी। शिक्षा बहुत कम और वोट बहुत ज्यादा,
ये बहुत विस्फोटक एक जोड़ा बन गया, एक्सप्लोजिव कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रही है? इसके मूल में अस्तित्व का, जीवन का एक बहुत बेसिक आधारभूत मनोवैज्ञानिक तथ्य है। वो क्या? किसी भी इंसान को गिराना ज्यादा आसान होता है, उठाना बहुत मुश्किल होता है। और इंसान ऐसा है कि वो पसंद भी यही करता है कि वो गिर जाए, बेहोश हो जाए। किसी को 500 रुपए दे करके उसका वोट खरीदना आसान है। किसी को समझाना, उसे ज्ञान देना, उसकी चेतना को शुद्धि देना और कहना अब मुझे वोट दो, ये बहुत मुश्किल है। मैं आके आप में किसी भी तरह का उन्माद पैदा कर दूं, आपका वोट मुझे मिल जाएगा। पर मैं आकर के आपको समझाऊं, बुझाऊं, जीवन के विषय में आपको जागृत करूं, बहुत मुश्किल है आपका वोट पाना। भीड़ों को नारे दे दो, वो एक जत्थे में आ जाएंगी आपके लिए वोट डालने। पर जगाया भीड़ों को नहीं जाता, जगाया व्यक्तियों को जाता है। और लोकतंत्र में तो सरों की संख्या गिनी जाती है ना, सर के भीतर क्या है ये तो गिना नहीं जाता। जगाया जाएगा एक एक व्यक्ति को, एक एक बात करके। बहुत मेहनत लगती है जगाने में, तो जगने वालों की संख्या हमेशा कम रहेगी। और लोकतंत्र क्या गिनेगा? सर गिनेगा। और सर तो भीड़ों के पास होते हैं, और भीड़ें तो उन्माद पर चलती हैं। और जितनी अशिक्षित भीड़ होगी वो उतने उन्माद पर चलेगी। उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और यही हो रहा है ना दुनिया भर में। आप देख नहीं रहे हो दुनिया में दौर कैसा चल रहा है? और कोई आज की भी बात नहीं है, सदा से रहा है। ऐसा थोड़ी है कि जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं वही चुने जा रहे हैं। वोटर को गिरा करके उसका वोट लेना आसान है, तो हर नेता वोटर को बस गिराता ही रहा है। वोटर को और गिरा के, उसे और पतन में डाल करके उसका वोट लेना ज्यादा आसान है। तो नेताओं ने वोटर को गिराया ही है। वोटर उठ गया तो उसे फिर नेता के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा ना। वोटर शिक्षित हो गया तो फिर वो नेता की करतूतों का सही सही आकलन करने लगेगा ना। नेता नहीं चाहता कि वोटर शिक्षित हो। भारत में जितना हमारा शिक्षा का बजट है, ये बाकी विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। और 47 के बाद से यही रहा है। हायर एजुकेशन को तो फिर भी हमने थोड़ा बजट दे दिया, और कुछ अच्छे संस्थान भी बना दिए, IIT IIM वगैरह। जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी सेकेंडरी, उसको हमने क्या बजट दिया? हम जिनको शिक्षित भी बोलते हो, कहाँ के शिक्षित हैं? कोई अपना नाम लिख लेता है, कोई हस्ताक्षर कर लेता है, हम बोल देते हैं कि ये तो शिक्षित है। कहाँ से शिक्षित है? और हम एजुकेटेड अनएजुकेटेड नहीं काउंट करते हैं, हम लिटरेट इलिटरेट काउंट करते हैं। बहुत अंतर है लिटरेट होने में और एजुकेटेड होने में, बहुत अंतर है। डेमोक्रेसी को सिर्फ लिटरेट लोग भी नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी को एजुकेटेड लोग चाहिए। और एजुकेटेड लोग नहीं होंगे तो सर एक डेटा इसमें और था, मैं देख रहा था कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी वहाँ पे। उन्होंने एक चीज़ ये और देखी थी, जो ACR रिपोर्ट थी कि कितने बच्चों के पास स्मार्टफोन की एक्सेस है। तो वहाँ निकल कर ये आया कि 88% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल जाते हैं, और 90% बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में स्मार्टफोन और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज भारत में शायद ये ज़्यादा आसान है कि आप बच्चे को मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू पकड़ लें, रादर देन कि आप उसको स्कूल के माध्यम से कुछ सिखा पाएं। हाँ बिल्कुल। देखो, जो एक्सेस है, एक्सेस, पहुंच, रीच, वो तो मिली हुई है स्मार्टफोन के ही माध्यम से। लेकिन ये जो रीच है ना, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। दुनिया भर की जितनी भी, ये जब स्मार्टफोन की बात करते हो तो उसमें सोशल मीडिया आ गया, वही तो करते हो दिन भर, सोशल मीडिया। दुनिया भर की जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं,
ये सब की सब जहर को प्रोत्साहन देती हैं। जितना ज़्यादा जहरीला कंटेंट होगा सोशल मीडिया उसको उतना आगे बढ़ाता है। बताओ क्यों? रीच, एंगेजमेंट उसी को ज़्यादा मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले हम आचार्य नागार्जुन की शून्यता सप्तति पर बात कर रहे थे, हमने अवधूत गीता से बात करी, हमने ऋभु गीता से बात करी, हमने उपनिषदों का उल्लेख करा, हमने श्रीमद् भगवद गीता से कुछ उद्धृत करा। मैं ये सारी बातें अभी सोशल मीडिया पर डाल दूं, उसको कितनी रीच या कितना एंगेजमेंट मिलता है? कितना मिलता है? बहुत कम। संस्था के YouTube चैनल को मैं देख रहा था तो पिछले 10-12 वीडियो, रोज हम एक वीडियो डालते हैं लगभग 1 घंटे का, तो पिछले 10-12 वीडियो में देख रहा था तो उसमें हमारे वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बहुत धीरे धीरे। ऐसा नहीं होता कि आप पहले ही दिन डाल दो तो पहले ही दिन उनके 5 लाख या 1 मिलियन हो जाएंगे, 2 मिलियन, ऐसा नहीं होता। वो धीरे 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 करके। तो अभी 10 दिन में क्या हुआ है कि 2 वीडियो हैं जिनके 1 लाख कुछ व्यूज़ हैं, 7 हैं जिनके अभी 1 लाख भी नहीं हुए, और ये सबके सब वो हैं जिनमें हमने सीधे सीधे आध्यात्मिक ग्रंथों पर चर्चा करी है। एक वीडियो ऐसा है जो 2 लाख पार कर चुका है और बहुत तेजी से वो 5 लाख की ओर बढ़ रहा है, मिलियन 2 मिलियन पता नहीं कितना हो जाए। उस वीडियो के शीर्षक में सेक्स आता है। वैलेंटाइंस डे से 1-2 दिन पहले पब्लिश हुआ था, उसके टाइटल में सेक्स है। वो भागता ही जा रहा है, जबकि उससे 100 गुना ज्यादा कीमती महत्वपूर्ण वीडियो उसके आगे भी लगे हुए हैं कतार में, उसके पीछे भी लगे हुए हैं, उनको देखने वाले लोग नहीं हैं। तो ये जो लड़के लड़कियां हैं, इन तक सोशल मीडिया के माध्यम से जो पहुंच रहा है वो सब जहरीला माल है, क्योंकि जहरीले माल को ही रीच और एंगेजमेंट मिलता है। और ये बात राजनीतिक पार्टियां भी जानती हैं और नेता लोग भी जानते हैं। तो वोटर को पकड़ने के लिए फिर सोशल मीडिया का अद्भुत इस्तेमाल होता है। पहले तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो और उस पर भी जितना ज्यादा जहरीला माल डालोगे उतना ज्यादा वोटर पकड़ में आएगा। ऊंची बात सिखाओ, ज्ञान दो, चेतना उठाओ, समझाओ, बुझाओ, कुछ ऐसा दो जिससे जीवन में अमृत आता हो, सौंदर्य आता हो। कौन देखना, कौन सुनना चाहता है? तो लड़के लड़कियों में उन्माद पैदा कर दो, किसी भी तरह का उन्माद, उससे वो फिर तुम्हारे पीछे पीछे चल देते हैं, भीड़ और भेड़ बन के। मैं इसमें एक चीज़ ये भी देख रहा हूँ कि कोई बच्चा यदि स्कूल में है तो उसके सामने अगर एनसीईआरटी की किताब भी है तो वो किताब उसके सामने कुछ तथ्य रखना चाह रही है, कुछ एक सिस्टम, शोध, सब चीज़ें रखना चाह रही है। वहीं सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को बहुत आराम से बोल देते हैं कि किताबों में कुछ नहीं रखा है, एकेडमिक्स में कुछ नहीं रखा है और डिग्रियों से कुछ नहीं होता है। ये जो है ये घोर पतन का लक्षण है। अगर कहा जा रहा है कि किताबों में कुछ नहीं रखा है, आओ मैं तुम्हें अपने चैनल से सिखाऊंगा या अपनी रील से या अपने पॉडकास्ट से सिखाऊंगा, ये आने वाली भयानक बर्बादी का लक्षण है। कि तथ्यों से नहीं सीखना है। जिन विशेषज्ञों ने, जिन ज्ञानियों ने, विद्वानों ने किताबें तैयार करी उनसे नहीं सीखना है, किसी छपरी यूट्यूबर से सीखना है। क्या बोले हम इसको? अब कुछ दिनों में ये कहेंगे भगवत गीता सीखने की जरूरत नहीं है, आओ मैं सिखाता हूं। छोड़ दो ये सब, जितने दार्शनिक हुए हैं ऊंचे छोड़ दो, विचारकों को छोड़ दो, चिंतकों को छोड़ दो, विद्वानों को छोड़ दो, इन सबको छोड़ दो, सारा ज्ञान हम देंगे। वैज्ञानिकों को भी छोड़ दो, विज्ञान भी ये बता देंगे। पर एक बात तो हमें कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी ना कि जो किताब है वो आपसे मांगती है कि आप थोड़ा एफर्ट डालें, कि आप उसको बैठकर पढ़ें, ध्यान। इंसान हो भाई, वो डालना पड़ेगा। ये जानवर का काम है कि जहाँ पे आसानी से चारा मिल गया वहीं मुंह डाल दिया। इंसान होता है प्रयास के कारण, जो सही दिशा में प्रयास कर सके उसको ही मनुष्य बोलते हैं ना।
आसानी से जहां चारा मिल रहा हो उधर को तो जानवर ही भाग लेता है। जो अपने ऊपर अनुशासन रख सके, जो तप कर सके, जो स्वयं को मर्यादा दे सके और शील दे सके, जो सब तरह के कष्ट सह कर भी सही राह चल सके, मनुष्य उसको बोलते हैं ना। जानवर ये थोड़ी करेगा कि स्वधर्मे निधनम श्रेय। जानवर कहेगा काहे के लिए निधन हो, काहे के लिए जान दूं। ये तो मनुष्य का काम है कि वो दुख सह करके भी कहता है कि मुझे अपने धर्म का पालन करना है। जानवर को कोई धर्म होता है क्या? तो जो आसानी का ग्राहक हो वो तो जानवर है। जो जानबूझ करके मुश्किलों का चयन करे, वर्ण करे, मनुष्य तो वही है ना जो सही काम के लिए कहे ठीक है, भले इसमें हार मिले कोई दिक्कत नहीं, परिणाम की हमें चिंता नहीं, और आखिरी मूल्य अगर ये है कि जान देनी पड़ेगी तो भी कोई चिंता नहीं, हम काम तो सही करेंगे। काम सही है या मुश्किल है, काम आसान है या मुश्किल है, इससे ये नहीं तय हो जाता कि काम सही है या गलत है। काम का सही गलत होना एक बात होती है और आसान और मुश्किल होना बिल्कुल दूसरी बात होती है। यहाँ पे मुझे मतलब विरोधाभासी सी चीज़ दिख रही है। जो सोशल मीडिया का एवोल्यूशन हुआ है यदि हम देखें तो मतलब एक समय था कि जब मुझे देखना पड़ता था कि मैं किस चैनल का कौन सा वीडियो सुनना चाहता हूँ, मैं सेलेक्ट करता था। अब ये हो गया है कि वो फीड ऐसी होती है कि मुझे बस उंगली घुमानी है, उसके अलावा मुझे कुछ करना भी नहीं है। तो मतलब मेरी तरफ से एफर्ट एकदम जीरो कर दिया और आदर मुझे जानवर ही बनाए जा रहे हैं वो, और कि बस मैं टिटलेट हूँ और आगे पीछे करता रहूँ। क्योंकि है तो हम जानवर ही ना, हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है तो जानवर ही। उस जानवर को खूब बढ़ावा मिल रहा है। वो जानवर दबता है ज्ञान से। देखना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है साइकोलॉजी की। ज्ञान का मतलब होता है ये जानना कि जो मैं आमतौर पे सोच रहा होता हूँ, फैसले कर रहा होता हूँ, चुन रहा होता हूँ, वो गड़बड़ है। ये ज्ञान का मतलब होता है। आत्मज्ञान का मतलब ही होता है अपने भीतर की गड़बड़ी को जानना। लेकिन जो बाजार होता है और जो लोकतंत्र होता है, इन दोनों में कहा जाता है आप जो चाहते हैं वो आपको दे दिया जाएगा। बाजार भी आपसे यही कहता है कि आइए माननीय, ये पूरा बाजार आपके लिए तैयार है, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। यस सर, व्हाट डू यू वांट, यही कहा जाता है ना। यस सर, व्हाट डू यू वांट। हाँ, द कस्टमर इज गॉड, द कस्टमर इज किंग। यस सर, व्हाट डू यू वांट। कोई ये थोड़ी कहता है कि काइंडली चेक योर वांट और इंक्वायर इनटू योर वांट। Why don't you investigate why you want the way you do? कोई ये कहता है क्या? हर कोई कहता है यस सर, व्हाट डू यू वांट। जो आप चाहोगे आपको मिल जाएगा, बस जरा दाम चुका दो। और डेमोक्रेसी भी यही बोलती है, व्हाट डू यू वांट। कोई ये थोड़ी कहेगा कि तुम जो वोट डाल रहे हो गलत है और तुम गलत आदमी हो, तुम क्यों वोट डाल रहे हो। कहा जाएगा भाई आप जैसे भी हो, सड़े गले आदमी, आप आओ वोट डाल दो, आपका स्वागत है। आप जो चाहोगे आप वैसा नेता चुन सकते हो। तो डेमोक्रेसी यानी पॉलिटिक्स, लोकतंत्र और पूंजी, ये दोनों ही जो हैं ये ज्ञान के दुश्मन होते हैं। ज्ञान कहता है तुम गड़बड़ हो, अपने आप को परखो। और बाजार और लोकतंत्र कहते हैं गड़बड़ वड़बड़ कुछ नहीं है, आप माननीय हैं, यू आर द गॉड, द कस्टमर इज द किंग, द वोटर इज द किंग। तो इनमें आपस में 36 का आंकड़ा है ही है। एक बहुत शिक्षित आदमी हो, बाजार उसको पसंद नहीं करेगा, और एक बहुत शिक्षित आदमी हो, लोकतंत्र भी उसको पसंद नहीं करता। लोकतंत्र माने नेता लोग, पार्टियां। आप बहुत पढ़े लिखे हो, दुकानदार आपको पसंद करता है क्या? आप उससे 100 सवाल पूछो, दुकानदार कहेगा भैया मुझे अगला ग्राहक देखने दो। दुकानदार आपके पे चाल चलेगा, कुछ फरेब से आपको फंसाएगा, उल्टा पुल्टा माल बेचेगा। आप बहुत पढ़े लिखे हो तो आप उसको पकड़ लोगे। दुकानदार बहुत पढ़े लिखे आदमी को पसंद नहीं करेगा आमतौर पे। हाँ, दुकान अलग तरीके की हो, माल अलग तरीके का हो तो कोई अपवाद, एक्सेप्शन हो सकता है, पर मैं 100 में से 99 मामलों की बात कर रहा हूं। दुकानदार बहुत पढ़े लिखे आदमी को पसंद नहीं करेगा। दुकानदार किसको पसंद करता है उसके लिए मुहावरा चलता है, आंख के अंधे गांठ के पूरे। गांठ माने जेब, कि जेब में खूब माल भरा हो और आंख से अंधे हो। ये दुकानदारों की उस दिन चांदी करा देते हैं। बिल्ली के भाग से छीका फूटा, एक ऐसा मिल गया जो आंख का अंधा और गांठ का पूरा था।
दुकानदार हमेशा किसी ऐसे की तलाश में रहता है जो अंधा हो, नेता भी हमेशा किसी ऐसे वोटर की तलाश में रहता है जो अंधा हो। और ज्ञान कहता है कि तुम्हें प्रकाश मिले, ज्योति मिले, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो नेता और दुकानदार, लोकतंत्र और पूंजीवाद, ये दोनों ही पढ़े लिखों को बहुत पसंद नहीं करते। समझदार लोगों को, जिज्ञासुओं को, जो सवाल पूछें, ये लोग पसंद नहीं करते। और इसीलिए ये दोनों अक्सर साथ साथ चलते हैं। आप पाओगे कि नेता का और पूंजीपति का बहुत जल्दी गठबंधन बैठता है, और जब इनका गठबंधन बैठता है तो सबसे ज्यादा उसके खिलाफ होते हैं जो पढ़ा लिखा है और सवाल पूछता है। मैं मतलब जो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है वो इस चीज़ को लेकर के आ रहा है कि इस वक्त शायद जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कोई, यदि किसी भी के लिए भी, वो प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज का है। पर वो बात इस वक्त जिस तरह से है वो इतनी गूढ़ है कि, या फिर वो कहें कि वो ज्ञान से थोड़ा समझने की ज़रूरत है उसे, तो वो कभी कोई नारा नहीं बन पाती, वो कभी कोई ऐसी बात नहीं बन पाती कि जिससे आप एक भीड़ को उन्माद में ला सकें। तो मुख्य धारा में वो कैसे आएगा? बिल्कुल, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो कभी स्लोगन नहीं बनेंगे, वो कभी नारा नहीं बनेंगे, उन पर प्रोपेगेंडा करना बड़ा मुश्किल है। अब क्लाइमेट चेंज को लेकर स्लोगनियरिंग करना लगभग असंभव है। तो क्लाइमेट चेंज कभी भी एक इलेक्टोरल मुद्दा बनता नहीं है, किसी भी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में आता नहीं है, जबकि वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हम पढ़े लिखे लोगों का देश होते तो हम इन सब पार्टियों से पूछते कि बताओ क्लाइमेट क्राइसिस का क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए और पूरे संसार के लिए जो इस वक्त सबसे भयानक मुद्दा है वो तो क्लाइमेट क्राइसिस है। और तुम इधर उधर की 100 बातें कर रहे हो फिजूल की, जो असली मुद्दा है उसको लेके तुम कुछ कह नहीं रहे हो, तुम असली बात बताओ ना। पर हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो हम जो और इधर उधर के मुद्दे होते हैं कि ये 2 रुपए की कोई मुफ्त की चीज़ ले लो, या जाति को लेकर के कुछ कर दिया, या धर्म का उन्माद कर दिया, इनमें हम ज़्यादा रुचि लेने लग जाते हैं। मैं इसमें फिर एक मीडिया का रोल भी देख पा रहा हूँ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात करने के साथ आप कुछ बेच नहीं सकते। हाँ, इसलिए फिर मीडिया भी उस मुद्दे को नहीं उठाती। बेचना छोड़ दो, उसमें तो होगा कि जो तुम कंजम्पशन कर रहे हो वो कम करना पड़ेगा। द क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट इज एक्चुअली अ क्राइसिस ऑफ कंजम्पशन, और उसको रोकने का और कोई तरीका भी नहीं है। हम जो अंधा भोग कर रहे हैं उसको रोके बिना आप क्लाइमेट क्राइसिस को अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन सब नेता आकर के आपको यही तो बताते हैं, हमें वोट दे दोगे तो हम तुमको भोगने के और मौके देंगे। डेवलपमेंट की तो पूरी बात ही यही है ना। आपको कोई आके बोलेगा हमें वोट दे दो, तुम्हारा इलाका डेवलप करा देंगे। अब डेवलपमेंट क्या है कि तुम्हें भोगने के और मौके मिलेंगे, और क्या। डेवलपमेंट का भी जो ज्ञान का पक्ष है कि तुम्हें शिक्षा के मौके देंगे, और उसकी तो कोई बात नहीं करता, जबकि वो डेवलपमेंट का एक केंद्रीय पक्ष होता है ज्ञान, उसकी नहीं कोई बात करता। डेवलपमेंट का हम क्या मतलब समझते हैं कि तुम्हें भोगने की और चीज़ें मिल जाएंगी। ये हो सकता है कि अगर कोई बचे इतिहास लिखने को तो लिखा जाए कि मानवता क्लाइमेट क्राइसिस के कारण समाप्त हुई, उसका एक बड़ा कारण लोकतंत्र था। क्योंकि नेता क्यों करेगा क्लाइमेट क्राइसिस पे काम जब जनता ही जागरूक नहीं है। नेता तो वो सारे काम करेगा ना जिससे उसे वोट मिले। अब क्लाइमेट के लिए काम करके नेता को कौन सा वोट मिल जाना है, तो क्यों करे। और जनता को क्लाइमेट की दिशा में जागरूक करना खड़ी चढ़ाई है, बहुत मुश्किल है। जनता को अगर लुभाना हो, रिझाना हो, तो किधर को ले जाना है, आ जाओ उधर, वहां दावत है और बढ़िया तला हुआ माल है, चाशनी वाला, उधर रसगुल्ला मिलेगा, तो जनता आ जाएगी। अब क्लाइमेट चेंज में तो बोलना पड़ेगा ना कि बेटा रसगुल्ला छोड़ दो, तो जनता काहे को आएगी। जब जनता नहीं आएगी तो नेता नहीं आएगा। तो जितनी समिट्स होती हैं क्लाइमेट चेंज की, ये सब विफल ही जानी है। क्लाइमेट चेंज का तो समाधान आत्मज्ञान है, एक बहुत पढ़ा लिखा इलेक्टोरेट जिन्हें जगाया जाए, समझाया जाए। वो काम नेता कभी नहीं करना चाहेगा, वो काम तो किसी और को ही करना पड़ेगा। नेता अगर जनता को क्लाइमेट चेंज समझाने लग गया
तो सत्ता से बाहर हो जाएगा, लोग वोट ही नहीं देंगे उसको। जो एल गौर के साथ हुआ था जब वो बुश के खिलाफ लड़े थे। आप ऊंचे मुद्दों की बात कर दो, आप एक पार्टी बनाओ अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, आप ऊंचे मुद्दों की बात कर दो जो आपका चुनावी घोषणा पत्र होता है, आपको कोई आएगा वोट देने? कोई आएगा? यही आप बोल दो कि सबकी जेब में 10,000 रुपया डाल दूंगा, देखो अभी वोट कैसे बरसेंगे। और कोई नहीं पूछेगा कि डालोगे कहां से, अपनी जेब से तो डालोगे नहीं तुम। वो जो तुम 10,000 रुपया सबको दोगे वो आएगा कहां से? तुम खुद पैदा करोगे नहीं, तुम्हारे घर से तो नहीं आ रहा। बेसिकली तुम जो टैक्स देने वाले हैं उनको लूटोगे, और टैक्स देने वालों में वो भी शामिल हैं जिनको दिया जा रहा है, भले ही वो डायरेक्ट टैक्स ना देते हो, इनडायरेक्ट टैक्स तो देते हैं, तो लुटेंगे वो भी। पर हम इतने शिक्षित नहीं हैं, इतनी इकोनॉमिक्स नहीं समझते कि ये सब बातें हमारे खोपड़े में आए। मैं इसमें एक थोड़ा प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं वो कुछ ऐसे बन गए हैं कि हमारे पूरे दिनचर्या में टीवी देखने का समय होता है, सोशल मीडिया का समय होता है, हर चीज़ का समय होता है, ज्ञान का कोई समय नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं तो हमने मैन्युफैक्चर किया है ना ऐसा समाज कि जिसमें ज्ञान की कोई वरीयता नहीं है और मनोरंजन बाकी सब चीज़ों का पूरा भरपूर समय है। देखो, ज्ञान कभी भी कोई समाज ऐसा नहीं था इसमें बहुत ज़्यादा होता हो, पर आज का समय थोड़ा खास है। आज दो चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इतिहास में पहले नहीं हुई थी कभी, एकदम नई है, जिनके कारण ज्ञान और दब गया है, दबाया गया है। पहली बात है मास प्रोडक्शन, और दूसरी बात है इंफॉर्मेशन, जिसमें से प्रोडक्शन पहले आया है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और जो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है बाद में आया है। मास प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आज विश्व के पास जितना आप कंज्यूम कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा, उससे कई गुना प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, और वो कैपेसिटी और भी बढ़ाई जा सकती है बशर्ते आप कंज्यूम करना स्वीकार कर लो। आप बात समझ रहे हो? इतने ज्यादा कंज्यूमेबल गुड्स दुनिया में कभी थे ही नहीं पहले, पिछले 50-100 सालों में ही आए हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पहले तो था नहीं, और था भी तो वो आरंभिक स्तर पे था। पिछली शताब्दी की शुरुआत के बाद से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऐसा हो गया कि ग्लट है, ग्लट। ग्लट मतलब जितना आप कंज्यूम कर नहीं सकते उससे कई गुना मैन्युफैक्चर हो रहा है। वो जो मैन्युफैक्चर हो रहा है अब उसकी खपत कैसे होगी? आपको सिर्फ माल ही नहीं पैदा करना है, आपको ग्राहक भी तो पैदा करना है। और अध्यात्म है, ज्ञान है अगर, तो आप ये जान जाओगे, शिक्षा है अगर, कि आपको कितना कंजम्पशन करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। तो क्या करा जाए कि आप और ज्यादा कंजम्पशन करो? आपको बेवकूफ बनाया जाए, आपको शिक्षा से और ज्ञान से दूर रखा जाए। एक पढ़ा लिखा ग्राहक बहुत बड़ा ग्राहक नहीं बनेगा, एक मूर्ख ही बहुत बड़ा ग्राहक बन सकता है। तो पूरा जो प्रोडक्शन सेक्टर है, जो कॉरपोरेट्स हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि शिक्षा को और ज्ञान को दबा दिया जाए। क्योंकि अगर शिक्षा रही तो लोग उतना कंजम्पशन करेंगे ही नहीं। वो कहेंगे मुझे ज़रूरत क्या है? वो कह रहा है तुम्हारे पास 2 कार हैं, तुम 4 और खरीदो। वो कहेगा भाई 2 कार ही बहुत होती हैं, तुम 4 और क्यों खरीदवा रहे हो? वो कहेगा जाओ तुम्हारे पास 2 प्लॉट हैं, तुम इस शहर में 5 और। कहीं नहीं ज़रूरत है भाई, क्यों दे रहे हो? कहीं ये फलाना माल आया है, नया नया प्रोड्यूस्ड है, आप खरीदिए। ये नए मॉडल का मोबाइल आ गया, आपको भाई मेरा मोबाइल अभी 2 ही साल पुराना है, बढ़िया चल रहा है, क्यों खरीदूं? शिक्षित आदमी, अब मैं शिक्षा जब कह रहा हूं तो मैं उसमें इनर एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन की बात कर रहा हूं। एजुकेटेड इन वन सेल्फ ऑल्सो, सेल्फ एजुकेशन, आत्मज्ञान भी है, उसको मैं मान रहा हूं। तो एक पढ़ा लिखा आदमी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कबाब में हड्डी हो जाता है। बात समझ में आ रही है? आप ज्यादा कंज्यूम करो, इसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा बेवकूफ रहो। तो हमें बेवकूफ बनाने का एक आयोजित कार्यक्रम चला है पूरे विश्व में, और वो कार्यक्रम वहां ज्यादा चला है जहां प्रोडक्शन ज्यादा है। तो वो कार्यक्रम सबसे ज्यादा चला है विकसित देशों में, अमेरिका में, यूरोप में। अब भारत में ही प्रोडक्शन हो रहा है तो भारत में भी वो चल रहा है कार्यक्रम। आप अगर बेवकूफ नहीं होगे तो वो इतना जो माल तैयार कर रही हैं फैक्ट्रियां, वो आप कंज्यूम कैसे करोगे? और अगर कंज्यूम नहीं करोगे तो उस फैक्ट्री के मालिक को मुनाफा कैसे होगा? तो वो फैक्ट्री का मालिक चाहता है कि आप बेवकूफ बने रहो ताकि आप उसका माल कंज्यूम करते रहो, और उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी अनलिमिटेड है। टेक्नोलॉजी के बढ़ने का मतलब है प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है।
तो अनलिमिटेड है, तो चाहता है कंजम्पशन भी आप अनलिमिटेड करो, इसके लिए आपका अनलिमिटेड बेवकूफ बने रहना बहुत जरूरी है। तो ये हुआ है। और दूसरा, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तुरंत डिसइंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन बनती है, तुरंत। आप और कंज्यूम करो, इसके लिए आप तक कोई बात पहुंचानी पड़ेगी ना, आपको किसी न किसी तरीके से उत्तेजित करना पड़ेगा। तो शुरुआत हुई अखबारों से और होर्डिंग वगैरह से, फिर आया टीवी और रेडियो टीवी के बाद अब जो आया है उसमें किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ भी आपको सूचना दे के, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, कुछ भी सूचना दे करके कई तरीकों से आपके मन को नियंत्रित करा जा सकता है और आपको एक पेरेनियल कंज्यूमर बनाया जा सकता है। जैसे पहले बंधुआ मजदूर होते थे, पहले क्या होता था, बॉन्डेड लेबर होता था, अब बॉन्डेड कस्टमर है। पहले बंधुआ मजदूर होता था जिसको जबरदस्ती ये रहती थी कि तू काम करेगा। अब जो है क्या है, बंधुआ ग्राहक है जिसको जबरदस्ती रहता है कि तू खरीदेगा ही खरीदेगा। हम सब वही हैं, जिस चीज की हमें जरूरत नहीं वो हमें खरीदवाई जाती है और हम खरीदते हैं और पता नहीं किसकी जेब भरते हैं। तो इन दो चीजों ने मिलकर के ज्ञान को बिल्कुल पीछे फेंक दिया है। हम काहे को इतना खरीदेंगे, काहे को इतना कंज्यूम करेंगे, और आदमी की चेतना का स्तर गिरता जा रहा है। उसी का एक मैनिफेस्टेशन है क्लाइमेट चेंज। उसी का एक मैनिफेस्टेशन है कि हमारे साहित्य का स्तर इतना गिर गया है। बताओ पिछले 20-40 साल के कितने तुम शीर्ष कवियों को जानते हो? हम जितने ऊंचे से ऊंचे काम कर सकते थे सब गिरने लगे हैं। फिल्मी गीतों का स्तर आज का देख लो और आज से 50 साल पहले का देख लो। तुम 50 और 60 और 70 के दशक के गीत सुन लो, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, और पिछले 20 सालों में भारत में जो गीत है उनकी सुन लो। अपवादों की बात मत करना कि एक दो अच्छे निकल आए, औसत की बात करो, देखो क्या हो रहा है। ये सब कुछ आपस में जुड़ी हुई बात है, ये एक ही जाल के अलग अलग तार हैं। जानबूझ करके हमारा मानसिक और बौद्धिक स्तर गिराया जा रहा है ताकि हम बंधुआ ग्राहक बने रहें। बॉन्डेड लेबर नहीं, बॉन्डेड कस्टमर। और ये सारा काम बस इसलिए हो रहा है ताकि तुम मेहनत करते रहो और कोई तुम्हारे पैसों से, तुम्हारी मेहनत से ऐश करता रहे। ये सब कुछ इसलिए चल रहा है। और इसका काट क्या है? ज्ञान, विद्या, शिक्षा। वो शिक्षा जो है वो हाशिए पे ढकेली जा रही है, उसको पीछे करा जा रहा है। ये कुछ थोड़ी एब्सर्ड सी चीज़ें हैं, पर मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ा मतलब अभी याद आ रही हैं। टीवी पे हॉरर शोज आते हैं और उन्होंने ही हमारे लिए आत्मा शब्द का एक अलग ही मतलब दे दिया है, और वो सबकी सर्वसम्मति से आता है, समाज की भी, सरकार की भी। हाँ। आजकल ऐप्स होती हैं जो कहती हैं कि लकी लोगों को मिलेगा इतने का कैशबैक। अब लकी से तुम्हारा मतलब क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम भी रैंडम नंबर जनरेट नहीं कर सकता, तुम्हें पता है तुम किसको दोगे किसको नहीं दोगे। पर आम आदमी के अंदर भी एक लकी अंधविश्वास जो है वो धीरे धीरे फैलाया जा रहा है, और ये सब कुछ होता रहता है। और कहीं ना कहीं इसको मार्केट की भी और हर चीज़ की सहमति है। हमारा बौद्धिक स्तर, आम आदमी का बौद्धिक स्तर गिरता ही जा रहा है। इसमें कोई, जरा फ्लिन इफेक्ट और रिवर्स फ्लिन इफेक्ट पढ़ना, ये कोई मेरा अनुमान भर नहीं है। आप अगर नापें तो आपको क्वांटिटेटिवली पता चलेगा, संख्याएं गवाही देंगी कि हमारा आईक्यू गिर रहा है। और ये साजिश है, अपने आप नहीं गिर रहा, कोई हमारे शरीर में परिवर्तन नहीं हो गया है। बाजार और राजनेता, पूंजीपति और राजनेता दुनिया भर में ये कर रहे हैं कि देख नहीं रहे हो कि हर चीज में सिलेबस कितना आसान बनाया जा रहा है। नहीं बेटा तुम नहीं भी पढ़ो तो क्या हो जाएगा। अच्छा, हर साल सिलेबस से कुछ ना कुछ चीजें हटा दी जाती हैं। बेटा आप नहीं भी पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा। और जिन्हें नहीं पढ़ना वो भी खुश, उनके माँ बाप भी खुश कि पढ़ाना नहीं पड़ेगा। ये नहीं देख रहे कि तुम्हें अशिक्षित रखा जा रहा है। अभी बसंत पंचमी की छुट्टी कर दी, मैंने उससे पूछा छोटू से, मैंने कहा बसंत पंचमी माने क्या, उसको बताया नहीं गया। उसकी परीक्षा ही नहीं ले रहे, बोले जब तक छठी में नहीं आ जाएगा इसकी परीक्षा नहीं होगी। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें 8वीं 9वीं में जब तक नहीं आ जाओ तब तक परीक्षा नहीं होगी, ऑटोमेटिक प्रमोशन चल रहा है। ये क्या चल रहा है? सिलेबस को डाइल्यूट कर रहे हो, एग्जाम नहीं लेते, ये क्या कर रहे हो? ये तुम उसे बंधुआ कस्टमर बना रहे हो, क्योंकि जो जितना कम पढ़ा लिखा होगा वो उतनी आसानी से प्रोपेगेंडा का शिकार बनेगा।
तुम चाहते ही नहीं कि वो तुम्हारे प्रोपेगेंडा को रेजिस्ट कर पाए, इसलिए तुम उसे पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हो। तुम मुझसे कह रहे हो पढ़ने लिखने से क्या होता है, पढ़ने लिखने से क्या होता है, कुछ और करो ना, पढ़ने लिखने से क्या होता है। तो एजुकेशन डाइल्यूट हो रही है, पर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स उनकी तैयारी अपने जोरों पे है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जोरों पर है, क्योंकि जैसे जैसे आदमी ज्ञान से वंचित होता जाएगा, वो बल से भी वंचित होता जाएगा ना। जितना वो बल से वंचित होगा उतना वो कहेगा किसी तरह मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, कुछ मिल जाए, मैं किसी तरह उस पर लटक जाऊं, बस किसी तरह मुझे आश्रय मिल जाए, सहारा मिल जाए, मैं छुप जाऊं, मेरा जीवन किसी तरह कट जाए सिक्योरिटी में। ज्ञान ही तो बल होता है। जब वास्तविक ज्ञान आपके पास है ही नहीं, तो बस आप इधर उधर कहीं जा करके सुरक्षा मांगते फिरोगे, और क्या करोगे। अनथिंकिंग ऑटोमेटन्स की दुनिया भर में फौजें तैयार हो रही हैं। कुछ दिनों में बुद्धिजीवी शब्द ही बस शब्द रह जाएगा। और अभी मैं आध्यात्मिक तो कह ही नहीं रहा कि मैं कहूं कि व्यक्ति आध्यात्मिक है, वो तो बहुत बहुत दूर की बात है। मैं कह रहा हूं अध्यात्म नहीं, चलो कम से कम तुम बुद्धि पे चलते हो। हम आत्मा तो छोड़ दो, हम बुद्धि पर भी नहीं चलते। अब हम सिर्फ प्रभावों पर चलते हैं, पशुओं की तरह। हम जानवर होते जा रहे हैं, बुद्धिहीन जानवर। आजकल यंगस्टर्स उसको बोलते हैं कि वाइब मैच हो रही है, नहीं हो रही। वाइब मैच कराओ, वाइब। जैसे फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो रेजोनेंस होती है, वैसे वाइब। वाइब माने वाइब्रेशन ही होता है ना। वो तो उनको भी नहीं पता। और हम जानते हैं कि ये सब जो हो रहा है ये प्रॉपर न्यूरो साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट बैठ के करा रहे हैं। जैसे अगर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो और आपने बताया था कि जब हित होता है तो सबका होता है, या नुकसान होता है तो सबका होता है। हाँ। एक गीता के श्लोक में तो ये इस स्टेज पे हैं हम कि सबका नुकसान हो रहा है एंड हम ये देख भी नहीं पा रहे हैं। तो हाउ डू वी बेटा रिजॉल्व? दिख भी जाता है ना तो स्वार्थ सारी दृष्टि को धूमिल कर देता है। हम भगवत गीता में क्या गाते हैं, जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है। हमें क्या दिख नहीं रहा कि क्लाइमेट क्राइसिस हमें कहीं का नहीं छोड़ने वाली, हम जानवर से बदतर मौत मरने वाले हैं, हमें दिख रहा है ना। पर हम कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यही तो कामी भोगी की निशानी होती है। उसको पता होता है वो जो कर रहा है उसके कारण वो सड़ सड़ के मरेगा, फिर भी वो जो कर रहा था वही करता है। तो उसको नुकसान भी वो तैयार ही नहीं है कि नुकसान हो रहा है मानने के लिए। वो बेसिकली कह रहा है अभी जो मुझे मिल रहा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, अभी भोग लो, आगे नरक मिलेगा कोई बात नहीं, अभी तो भोग लूं। पर अगर अपन ठहर के देखते हैं तो वी ऑब्जर्व दैट कि ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो देन हम बाय तो तुम्हें नेचर ऐसे क्यों ठहरने हैं? तो तुम्हें ठहरने दिया नहीं जाता। सब कुछ ऐसा है जो तुम्हें ठहरने न दे। हम्म। मैं थोड़ा रुक रुक के बोलता हूं, देखा नहीं कितने लोग आपत्ति करते हैं। वो कहते बिल्कुल धड़ल्ले से बोला करो, जैसे बुलेट ट्रेन गुजर गई। जब बुलेट ट्रेन गुजरती है तो डब्बे गिनने का मौका मिलता है क्या? उन डब्बों पर लिखा क्या ये तो बहुत दूर की बात है, डब्बे गिनने का भी मौका मिलता है। वो यही चाहते हैं कि ऐसा बोलो कि सोचने का मौका ना मिले, ठहरने का मौका ना मिले। हर चीज इतनी तेज कर दी गई है कि तुम ठहर करके उसको ना देख पाओ ना समझ पाओ। और जो लोग ठहरा हुआ जीवन जीते हैं उनको क्या बोल देते हैं, तो ये द लूजर, कैंसिल हिम। ठहरना बहुत जरूरी है, टेकिंग स्टॉक बहुत जरूरी है। जब जिंदगी बिल्कुल बहाए लिए जा रही हो तो रुका करो कि चल क्या रहा है, मुझे समझने दो। मार्केट नहीं चाहता कि तुम कुछ समझो। सारा खेल बस मुनाफे का चल रहा है। मुनाफा माने क्या, वो जो कैपिटलिस्ट भी है, वो जो पूंजीपति है, वो भी क्या करेगा, वो तुम्हारा पैसा ले लेगा। उससे भी क्या वो अमर हो जाना है? एग्जैक्टली। वो भी कुछ भोगेगा ही, और भोग के वो भी सड़ के मरेगा ही। पर वो खुद भी बेवकूफ है, हमें ही बेवकूफ बना रहा है, खुद भी मरेगा, हमें भी मार रहा है। तो इसको कैसे, मतलब क्या रिजोल्यूशन क्या है इसका? ये रेजोल्यूशन है। आत्मज्ञान। जो कर रहे हो मेरे साथ, इसको ही लग के करो, जम के करो।
क्योंकि ये चीज़ें तो दिखती हैं कि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ये तो हमें कहीं का नहीं, हम थोड़े भी दिन सेम चीज़ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें खुद को बॉडीली रिएक्शंस, मतलब फिजियोलॉजी हमारी चेंज होने लग जाती है। तो जीवन ही वैसे निकालेंगे तो क्या होगा, मतलब तो सब कहते हैं कि जो एज एज वी एज हमारी, या तो हम एक्चुअली चमक आ जाती है जैसे आप ऋषि और उनकी बात करते हैं, या फिर दूसरे एकदम ऑपोजिट हो जाते हैं उनकी। वी जस्ट क्रम्बल, वी विदर अवे। एग्जैक्टली। जैसे हमारा रस चूस लिया हो किसी ने, जैसे फूल होता है ना, 2 दिन जवान है और फिर बूढ़ा फूल देखा है, मुरझाता फूल देखा है, विदरिंग फ्लावर। हम ऐसे मरते हैं जैसे हमारा रस कोई ले गया। हमारा रस कौन ले गया, समझ रहे हो ना? वो हमारा रस लिए जा रहे हैं। जीवन का रस होता है बोध, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन। जिसके पास वो नहीं है उसका जीवन रसहीन है। उसी को आत्मा भी बोलते हैं, उसी के लिए उपनिषद कहते हैं रसो वही सख। भारत ने ये बहुत अमूल्य काम करा है। हमने सत्य को बोध का समानार्थी माना है। प्रज्ञानम ब्रह्म कहा है हमने कहा जो प्रज्ञान है वही ब्रह्म है। ज्ञान से ऊंचा हमने किसी को नहीं माना। और ज्ञान की हम उपेक्षा, अनादर कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? और जैसे हम अभी मतलब हम अभी तो समझ पाते हैं विज्ञान के थ्रू कि हम मतलब पूरा जो अपनी खुद की साइंस है, जैसे जो कॉग्निटिव साइंस है, फिलॉसफी और ये सारी एंथ्रोपोलॉजी, हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। बट जो पहले के लोग थे उस समय तो साइंस इतना डेवलप्ड नहीं था, मतलब एक डिफरेंट क्वेश्चन है। तो वो कैसे खुद को इस लेवल पे, खतरे भी नहीं थे ना। देखो, मूर्ख पहले भी थे बराबर के। ये मत माना करो कि पीछे कोई स्वर्ण युग वगैरह था। ये हमारी बड़ी भ्रांति रहती है। हम मानते हैं कि पीछे तो हमारे बिल्कुल हिमालय की ऊंचाइयां बैठी हुई हैं और अब वहाँ से नीचे गिर गए हैं तलहटियों में, अब हम गिरे हुए लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पीछे और पीछे चले जाओगे तो जंगल मिलेगा, वहाँ बंदर मिलेगा। हम वहाँ से ही तो आ रहे हैं। बस पीछे खतरा कम ये था कि हमारा विज्ञान इतना विकसित ही नहीं था कि हम इतनी तादाद पर विनाश कर पाए। मूर्ख हम पहले भी थे। पहले की कुप्रथाएं नहीं देखते, पहले की कुपरंपराएं नहीं देखते। इंसान ने अतीत में क्या क्या बदतमीजियां करी हैं और कैसे कैसे कांड करे हो जानते नहीं हो क्या? कुछ मामलों में तो हम पहले से बेहतर हैं। अब हम क्या किसी को ये कह के जला देते हैं खंभे से बांध के कि ये भूतनी है, चुड़ैल है, इसमें प्रेतात्मा घुसी हुई है। और यूरोप में ये सैकड़ों सालों तक हुआ है, विचक्राफ्ट और ये सब बातें अब हम करते हैं क्या? तो बहुत मामलों में हम पहले से बेहतर हो गए हैं। सती अब हम करते हैं क्या महिलाओं को कि पति मर गया तो इसको जला दो? तो ये नहीं कि पहले हम कोई बहुत बेहतर थे, बस पहले हमारे पास ताकत कम थी विनाश की। अब हमारे पास विनाश की ताकत बहुत आ गई है। हमारे पास अब विनाश की ताकत बहुत आ गई है। और जहाँ ताकत बहुत हो वहाँ ज्ञान ताकत से भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज्ञान कम है, ताकत ज़्यादा है तो महाविनाश निश्चित है। अगर ताकत बढ़े तो ज्ञान दूना बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और जो पहले जैसे फ्यू एक्सेप्शंस जो थे, जैसे जिनकी अपन बोध प्रत्युषा में बात कर रहे हैं, या भगवान महावीर या कोई भी राम कृष्ण जी कोई भी, तो उन्होंने कैसे, जैसे हम अभी समझ इसलिए पाते हैं क्योंकि हमारे पास एक साइंटिफिक बैकिंग है चीज़ों की, बट उन्होंने कैसे इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड किया कि खुद को देख करके, स्वयं को देख करके, जीवन को जितना देख सकते थे वो देख करके। इसीलिए उन्होंने विज्ञान की नहीं बात करी है ना। हाँ, उन्होंने आत्मज्ञान की बात करी है। तुम अगर जा करके आचार्य नागार्जुन से या महावीर स्वामी से तुम पूछोगे कि बताओ अणु के अंदर क्या है, तो मौन हो जाएंगे। क्योंकि इस विषय में ना उन्होंने कोई जांच पड़ताल करी, ना उन्हें कोई बीमारी है अपने ज्ञान का मिथ्या प्रदर्शन करने की। जो नहीं जानते उसमें मौन हो जाएंगे, जो जानते हैं वहां वो तुमको समझा देंगे अपने बच्चे की तरह।
लेबोरेटरी ना रही हो, एक लेबोरेटरी तो तब भी थी ना, क्या जिंदगी, और किसी लेबोरेटरी में ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता था तब, मैं आज से 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, पर जीवन की लेबोरेटरी तो तब भी उपलब्ध थी ना। तो ऋषियों ने उसी लेबोरेटरी में ऑब्जर्वेशन करे, उन्होंने खुद को देखा, अपने मन को देखा, भीतर क्रोध उठता है, कामना उठती है, उन्होंने बदलते हुए मौसमों को देखा, उन्होंने जीव जंतुओं को देखा, जन्म लेते हैं, मृत्यु को पा जाते हैं, उन्होंने लोगों के संबंधों को देखा, ये सब तो देखने के लिए उपलब्ध था ना तब भी। तो इसको देख करके फिर यहाँ से उन्होंने तुम्हें सीख दी, वही सीख कभी उपनिषद बन गई, कभी धम्मपद बन गई। तो जो हमारा फिर साइंस में ग्रोथ हो रही है, आई गेस वो तो डेट्रीमेंटल है, क्योंकि डेट्रीमेंटल नहीं है। साइंस की ग्रोथ को सेल्फ नॉलेज की ग्रोथ के साथ होना चाहिए, पैरेलल, समानांतर। बट फर्स्ट तो फिर सेल्फ नॉलेज को दोनों एक साथ चलते हैं, उपनिषद कहते हैं विद्या विद्या एक साथ चलने चाहिए। अच्छा, एक साथ, दोनों एक साथ होने चाहिए। अगर साइंस नहीं है तो बहुत बड़ा खतरा होता है सुपरस्टिशन के आने का। तो इसीलिए साइंस भी चाहिए, जो वर्ल्ड का नॉलेज है, पदार्थ का, भौतिक नॉलेज है, वो भी हमें चाहिए। नहीं तो आदमी अंधविश्वासी हो जाता है। सूर्य ग्रहण को देख के सोचोगे कि अरे लगता है किसी राक्षस ने जा करके सूरज को ढक लिया है। तो इसलिए साइंस ज़रूरी है। तो साइंस और सेल्फ नॉलेज दोनों चाहिए, विद्या और अविद्या। विद्या माने भीतरी ज्ञान और अविद्या माने बाहरी ज्ञान, दोनों एक साथ चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था में खोट ये है कि भीतरी ज्ञान एकदम गायब है और बाहरी ज्ञान भी धीरे धीरे कम करा जा रहा है। तो साइंस, बट पहले भी लोग तो, मतलब मेरा जो पॉइंट ये रह रहा है कि लोग, कुछ लोग सुपरस्टिशन को मानते थे और कुछ लोग उन्हें नहीं मानते थे, या फिर कुछ भी ऐसा कि बिल्ली रास्ता काट गई, तो जो भी बेसिक होता है अपन साइंटिफिकली प्रूव करेंगे तो समझ आ जाएगा कुछ ऐसा है नहीं उसमें। तो फिर जो लोग उस समय भी नहीं मानते थे वो इंटरनली इतना समझ चुके थे कि उनको सेल्फ ऑब्जर्वेशन बताया तो, द लेबोरेटरी ऑफ लाइफ। दूसरी बात, उनके पास एक गनीमत थी, उनको एक एडवांटेज थी, क्या? उन पर प्रोपेगेंडा की बरसात नहीं हो रही थी। अगर उनको राइट नॉलेज नहीं था तो कम से कम उनके ऊपर फॉल्स नॉलेज का बॉम्बार्डमेंट नहीं हो रहा था। आज तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हारे ऊपर फॉल्स नॉलेज का भी तो ज़बरदस्त बॉम्बार्डमेंट है सोशल मीडिया से। हर आदमी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पीएचडी है, कम से कम उससे बचे हुए थे ना ऋषि वगैरह। और वास्तव में आत्मज्ञान का मतलब ही होता है फॉल्स नॉलेज को काटना। भीतर जो झूठा ज्ञान बैठा है उसकी नेति नेति करने को ही आत्मज्ञान कहते हैं। और झूठा ज्ञान आज ज्यादा बरसाया जाता है आपके ऊपर हर तरीके के संचार माध्यम से, क्योंकि फैलाना आसान है। तो क्योंकि गंदगी फैलाना हमेशा ज्यादा आसान है, गंदगी साफ करना हमेशा ज्यादा मुश्किल है। तो मतलब ऐसा है कि बाय वेरी नेचर हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ बढ़ने की जो हमारी प्रकृति यही है। अभी बात करी तो कि अभी तुमको रसगुल्ला खिलाऊं, वो लोगे या मेरे साथ उपवास करोगे? तो एग्जैक्टली, तो प्रकृति ऐसी क्यों है? मतलब एज इन है, बस ये तो इवोल्यूशन की बात है, ऐसे ही पैदा हुए हो, इसमें कोई सवाल नहीं कर सकते, ऐसा है, इट्स अ फैक्ट। हाँ, ये तो समझ आ रहा है कि तो है बस ऐसा। चिंपैंजी को देखो, ओरंगुटन को देखो, देखो कैसे अपने भाई जैसे लगते हैं, बस इसलिए है। वो तो ऐसा कि टेस्टी खाएंगे तो डोपामिन रिलीज भी होगा, सब कुछ होगा, वो एड्रेनलिन रश आएगा, वो पूरा प्रोसेस होगा, बट ऐसा ही है। बस उसको जान लेना है एंड देन हाँ, उस पे फर्दर मूव करना है। बिल्कुल। नदी किनारे मैं खड़ी, जो जल मैला हो, मैं मैली पियाओ जरे, मिलन कहाँ से हो रे साधो, मिलन कहाँ से हो। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं
पहाड़। तासे तो चक्की भली, पीस खाए संसार रे साधो, पीस खाए संसार। माया छाया एक सी, बिरला जाने को। माया छाया एक सी, बिरला जाने को। भगता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए रे साधो, सम्मुख भागे सोए। मोटी माया सब तजे, जीनी तजी न जाय। मोटी माया सब तजे, जीनी तजी न जाय। पीर पैगंबर औलिया, जीनी सबको खाए रे साधो, जीनी सबको खाए। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही कबीरा, तब बैठे घर माही। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पी मेहता है। मैं पटना बिहार से हूँ और अभी दिल्ली में रहकर मैं शास्त्रीय संगीत की तालीम ले रही हूँ। अभी तक आचार्य जी को मैं काफ़ी पहले से सुन रही हूँ, 4-5 साल से सुन रही थी और अभी 1 महीने से गीता के ऑनलाइन सत्र से भी जुड़ी हूँ। अभी तक गीता के श्लोकों का अर्थ जो मैंने सुना वो अनर्थ ही था। अब तक उनसे वो बातें कभी तर्कसंगत लगती नहीं थी जब उन्हें बताया जाता था, समझाया जाता था। पर जब से आचार्य जी को सुनना स्टार्ट किया तो वास्तविक अर्थ जो है वो समझने की कोशिश की। वैसे ही आज के श्लोक से भी मैंने सीखा कि जब कृष्ण कह रहे हैं जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूँ, इस श्लोक से मैंने आचार्य जी से सीखा मेरी सच्चाई क्या है, परम सत्ता की सच्चाई क्या है, कौन है परम सत्ता। तो आचार्य जी ने बताया कि हमारी वास्तविकता वास्तव में कृष्ण हो जाना ही है, सत्य हो जाना ही है, मुक्ति ही है। और बस देरी अगर होती है किसी चीज़ की तो वो होती है हमारी खुद के चुनाव की। अगर हम जिस क्षण में सही चुनाव करना स्टार्ट कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं, उसी क्षण से हमारा मुक्ति का रास्ता साफ होने लग जाता है। तो आचार्य जी से मैंने आज ये बहुत अच्छी चीज़ें सीखी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से गीता के श्लोकों को मैं सुन रही हूँ, उसका अध्ययन कर रही हूँ